हम 6 क्लास की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये पॉलिटी का 3rd चैप्टर है। इसमें आपको गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का चुनाव कैसे होता है और ये कितने स्तर पे काम करती है। तो हमारे गवर्नमेंट 3 स्तर पे काम करते हैं। पहला है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर, जो सबसे बड़ा होता है। इनके डिसीजन देश में रहने वाले हर नागरिक को प्रभावित करता है। दूसरा है स्टेट लेवल या राज्य स्तर, इनके द्वारा लिए गए निर्णय उनके राज्य में रहने वाले उनके राज्य की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। तीसरा होता है स्थानीय स्तर की सरकार, इनका लिया गया डिसीजन उनके एक गांव या कस्बे में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। ये कुछ हेडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए जो न्यूज़पेपर से लिया गया है। जैसे गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 और जज चाहिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ राहत सामग्री दी जाए, प्याज के रेट बढ़ गए हैं तो उनके रेट तय किए जाएं। हमारे देश में विभिन्न निर्णय लेने का काम गवर्नमेंट करती है और इसीलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे सड़कें बनाना, स्कूल खोलना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो उसको कंट्रोल करना, चीज़ों के रेट कैसे कम होंगे, बैलेंस में कैसे रहेगा, जो हमें जितनी भी बिजली चाहिए होती है इसकी आपूर्ति कैसे होगी, इन सभी मुद्दों के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो लोग सब आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक कोई कार्यक्रम चलाती है जिससे कि उनको मदद मिल सके। इसके अलावा डाक और रेल सेवाएं भी गवर्नमेंट के अंदर आती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके देश में रहने वाले लोग पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, और जब कोई प्राकृतिक विपदा आए जैसे सुनामी या भूकंप तो उससे पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी दे। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय भी जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतना कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। तो जब हम लोग इकट्ठे रहते हैं और साथ में काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियम की ज़रूरत होती है जो सब पे लागू हो, जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पे उन्हें लागू करती है। नीचे ये कुछ चित्र दिए गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंग हैं, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रेल और भारत पेट्रोलियम। ये मैप में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले और स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले तो उनके डिसीजन में क्या फ़र्क है। आइए समझते हैं। ये देखो, जैसे मान लो यूपी के गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो वे यूपी के सीमा के अंदर रहने वाले लोग ही उस नियम को मानने के लिए बाध्य हैं। मध्य प्रदेश के लोग उस नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम बना दिया तो वे राज्य में देश में रहने वाले सभी लोगों उस नियम को मानने के लिए बाध्य होंगे। वे सबको प्रभावित करेंगे उनके डिसीजन। ये मैप 2011 का है जब जम्मू और कश्मीर से स्पेशल स्टेटस नहीं हटा था, 370 नहीं हटा था और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग नहीं किया गया था। ये देखो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया, जब ये पूरा इतना बड़ा स्टेट हुआ करता था। 2 जून 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से बांट के भारत का 29वां राज्य बनाया गया था और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग यूटी बना दिया गया था। पहले जम्मू और कश्मीर एक ही थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनकी बाउंड्री भी तभी बदल दी गई थी। लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा मिला है। जिस तरह सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही उनके पास यह भी ताकत होती है कि वे कानून को मानने के लिए लोगों को बाध्य कर सकें।
जैसे अगर कोई कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए, तो बिना लाइसेंस के अगर कोई गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल या जुर्माना भरना पड़ता है। ये तो हुई गवर्नमेंट की बात। लेकिन अगर किसी को लगे ऐसा कि हमारे देश में जो कानून है उसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे भी कुछ कदम उठाए गए हैं। हमारे संविधान में सामान्य नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ये प्रत्येक नागरिक को उनको अपने अधिकार पता होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके साथ धर्म या जाति के कारण कोई भेदभाव हो रहा है, उसे कहीं नौकरी नहीं ली जा रही है, नहीं लेने दिया जा रहा है, तो वो न्यायालय जा सकती है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हमारे लिए कानून तो बनाती है, लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि आखिर वो हमारे लिए कानून क्यों बनाती है और उनके कानून का पालन करने के लिए हम बाध्य क्यों हैं, उनको ये शक्ति कौन देता है। तो इसके लिए आपको सरकार के प्रकार को समझना होगा। सरकार 2 तरह की होती है, एक होती है लोकतंत्र और दूसरा होता है राज्यतंत्र। लोकतंत्र में लोग सरकार को ये शक्ति देते हैं कि वे उनके लिए कानून बनाएं। लोग उसे चुनाव के माध्यम से वोट देकर अपने पसंद के नेता चुनते हैं, जिससे उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वे उनके लिए निर्णय ले सके। दूसरा होता है राज्यतंत्र की सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास कुछ सलाहकार होते हैं जो उन्हें विभिन्न मुद्दों पे अपनी अपनी राय देते हैं। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा या रानी के पास ही होता है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। लोकतंत्र सरकार में अगर गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया है तो वो ये बताने के लिए बाध्य होते हैं, उनका कारण बताने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, उनको सफाई देनी होती है। मगर राज्यतंत्र में उन्हें सफाई नहीं देनी होती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए इसे लोकतंत्र यानी लोगों का ही शासन कहा जाता है। आज के समय में लोकतंत्र सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे होते थे या जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत और गरीब और अशिक्षित लोग वोट नहीं देते थे। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत की आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी भी इसमें शामिल थे। उन्होंने भी अन्यायपूर्वक व्यवहार के विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अमीरों और गरीबों के साथ अत्याचार सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ है, बल्कि यूरोप और अमेरिका, जो कि आज इतने विकसित हैं, वहाँ भी महिलाओं और गरीबों को अपनी बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। यह लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध के टाइम शुरू हुआ था।
इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, तो उस टाइम अगर किसी काम की ज़रूरत होती थी तो लोग महिलाओं को ही बुलाते थे। तब लोगों ने महिलाओं की शक्ति को पहचाना। उन्हें देख के बहुत आश्चर्य हुआ था कि महिलाओं की उनकी क्षमता के बारे में वे कितने गलत और रूढ़िबद्ध धारणा बना रखे थे। महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं ऐसे निर्णय ले सकती, उनको योग्य नहीं माना जाता था। महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग के लिए उन्हें एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने ऐसे विरोध प्रदर्शन किया, अपने आप को लोहे की जंजीर में बांध कर दिखाते थे। उन्हें लगता था कि हमें इन बेड़ियों में जर रखा है, हमें आज़ादी नहीं दी गई है। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल पर भी बैठी। इसके बाद अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। नीचे कुछ कथन दिया गया है जिसमें आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन से निर्णय स्थानीय सरकार ले सकते हैं और कौन से राज्य और कौन से राष्ट्र। आइए मिलके इसको डिस्कस करते हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। अब आप बताओ, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है क्या? पूरे इंडिया की बात हो रही है और दूसरे देश से संबंध स्थापित करना है, तो ये निर्णय कौन लेगा? ये राष्ट्रीय गवर्नमेंट लेगी, नेशनल गवर्नमेंट लेगी। फिर दूसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तो आप ये देखो कि ये निर्णय कौन ले रहा है? पश्चिम बंगाल सरकार। तो पश्चिम बंगाल एक स्टेट है ना, तो ये राज्य स्तर का निर्णय हुआ। फिर नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवा शुरू करना। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट के बारे में बात कर सकता है, और डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी नीचे है बिल्कुल। असम हमारे ईस्टर्न स्टेट में आता है और जो कन्याकुमारी है वो बिल्कुल नीचे दक्षिण की तरफ आता है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अगर ट्रेन चलानी है तो ये निर्णय भी नेशनल गवर्नमेंट लेंगे। फिर गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान चुनने का निर्णय। तो गांव की बात आ रही है, तो ये लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार चुनेगी। नेक्स्ट है पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाना। तो पटना क्या है, किसी स्टेट की कैपिटल है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी। माफ़ कीजिएगा, मैंने उसी में टिक कर दिया, ये यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट है हरियाणा सरकार का सारे किसानों का बिजली मुफ्त देना। अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट का आएगा। फिर 1000 रुपये के नया नोट शुरू करने का काम। तो 1000 रुपये का जो नया नोट शुरू होगा वो देश के सभी लोगों के लिए होगा, ना कि किसी एक गांव या फिर किसी एक स्टेट के लिए। तो ये नेशनल गवर्नमेंट लेगी। उम्मीद है आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक बटन। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।